पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होने की वजह से बॉडी की जितनी भी तमाम दूसरी ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसकी 3 लोब्स हैं, उस एंटीरियर लोब, मीडियन लोब एंड पोस्टीरियर लोब। हमने एंटीरियर लोब के हार्मोन्स कल डिस्कस किए थे, आज हम मीडियन लोब और पोस्टीरियर लोब को डिस्कस करेंगे। अभी जो है मीडियन लोब बेसिकली 2 किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें नंबर 1 है MSH। MSH मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोफोर, व्हाट इज द मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन? मेलानोफोर खास किस्म के सेल्स होते हैं जो कि खास किस्म का एक डार्कर कलर डेवलप करते हैं स्किन के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक डार्कर कलर है वो मेलानोफोर होता है, और मेलानोसाइट्स ये खास किस्म का कलर, एक खास किस्म की प्रोटीन होती है, उसे मेलानोफोर कहते हैं। उसकी मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस इसकी इनहिबिशन को या इसकी सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो इवन के एक्सटर्नल सनलाइट जो है वो भी इसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। अगर जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी, जितनी ज़्यादा धूप होगी, उतनी ही ज़्यादा MSH की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर भी मेलानोसाइट्स स्टिमुलेट्स होते हैं स्किन में, और फीमेल्स की स्किन ज़रा ज़्यादा डार्कर हो जाती है। More secretion in pregnancy stimulates melanocyte in skin to produce brown pigment, जो कि मेलानिन है। मेलानिन ब्राउन पिगमेंट होता है which darkens the skin, जो कि स्किन को डार्क कर देती है। एक डिजीज होती है एडिसन डिजीज, इसमें भी MSH की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, और इसमें भी इसकी इलामात में एक इलामत ये भी होती है कि इसमें स्किन जो है वो गहरे रंग की हो जाती है, डार्कर कलर डेवलप हो जाता है स्किन के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर लोब। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो पोस्टीरियर लोब है, जो पीछे वाली लोब है, वो फॉलोइंग हार्मोन्स को, दर्ज झैल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे ADH भी कहते हैं या वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ADH और वेसोप्रेसिन ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करती है, और साथ साथ जो है इंसान को जो यूरिन की मिकदार है उसके तनासब को भी ये बैलेंस करती है। तो कौन से बॉडी में ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं? एक तो है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर कम हुआ होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ होगा, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के अंदर कम हुआ होगा, तो ये तीनों चीजें, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम या डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ये तीनों प्रेशर कम हुए होंगे, ये तीनों चीजें ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के साथ लिंक्ड हुआ होता है, इसके अंदर खास रिसेप्टर होते हैं जिनको ओस्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। ओस्मो रिसेप्टर्स इन इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करती है। सिग्नल जो कि ब्लड प्रेशर अगर कम हुआ है, ब्लड वॉल्यूम कम है या ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ये अगर इस तरह का कोई भी सिग्नल डिटेक्ट कर ले ओस्मो रिसेप्टर, तो वो ADH की प्रोडक्शन को मुतासर करते हैं। एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई also infuse the hypothalamic neurosecretory cells। इसके अलावा वो कह रहा है कि जो एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाइज होते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं, वो भी हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को मुतासर करते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, और वो न्यूरॉन्स खास किस्म के सिग्नल्स रिलीज करते हैं जो कि इस हार्मोन्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो लिहाजा अगर ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो, या ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, दूसरे अल्फाज में, तो ADH की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ये बात काबिल गौर है कि जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो वेसोप्रेसिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी एंटी डायूरेटिक हार्मोन की,
बॉडी के अंदर उतना ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा किडनीज के ऊपर। किडनीज में जब यूरिन फॉर्मेशन होती है तो यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस के दौरान ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। इंक्रीज लेवल कॉजेज द इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। किडनीज के नेफ्रॉन में जो डिस्टल पार्ट है वहां पे ज्यादा मिकदार में वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। और अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, ए लैक ऑफ दिस हार्मोन प्रोड्यूसेस डायबिटिक इंसिपिडस, अगर बॉडी में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो इससे क्या होगा, इंसान को बार बार पेशाब आएगा, क्योंकि जो यूरिन को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है वो नहीं होगा। जब उसको बार बार पेशाब आएगा तो उसकी बॉडी में पानी की कमी वाक़या हो जाएगी। जब बॉडी के अंदर पानी की कमी वाक़या होगी तो उसको बार बार प्यास भी लगेगी। एक तो उसको बार बार प्यास लगेगी और बार बार पेशाब आएगा। तो ये दोनों इलामात जो हैं ये शुगर के मरीजों की होती हैं, डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट की होती हैं, जिसको बार बार यूरिन आता है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो इसी निस्बत की वजह से कि ऐसे मरीजों को ज़्यादा प्यास लगती है और बार बार पेशाब आता है, इस इलामत की निस्बत से ऐसे मरीजों को कहा जाता है डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक इंसिपिडस यहाँ पे मैंने जिक्र नहीं किया, तो आप इसको देख लेना, बुक में जिक्र किया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायबिटिक इंसिपिडस। अच्छा, जो दूसरा हार्मोन है जो पोस्टीरियर लोब प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये जब कोई ये बच्चे की पैदाइश पे माँ के अंदर पैदा होने वाला एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। तो ये कब इसका स्टिमुलस कब मिलता है, बच्चे की पैदाइश पे जो ओवरी होती है, जो सॉरी बच्चे की पैदाइश पे जो यूट्रस होती है, यूट्रस का जो टर्मिनल पार्ट है उसको हम सर्वेक्स कहते हैं। बच्चे की पैदाइश पर जो सर्वेक्स है वो जरा एक्सटेंड करती है, वो फैल जाती है, तो उससे ब्रेन के अंदर एक सिग्नल जाता है सर्वेक्स के एक्सटेंड करने से। और एक दूसरा सिग्नल, बच्चे की पैदाइश पे बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन लेवल भी ड्रॉप हो जाता है। फीमेल खातून के ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन लेवल ड्रॉप होता है। और उसके बाद भी थर्ड सिग्नल है, जब बच्चा फीडिंग स्टार्ट करता है उसके सकलिंग मैकेनिज्म से, उसकी फीडिंग से एक थर्ड सिग्नल स्टार्ट होता है फीमेल खातून के अंदर। तो ये तीनों सिग्नल जो है ये ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को एनहांस करती हैं। और ऑक्सीटोसिन का जो बुनियादी फंक्शन है वो है स्मूथ मसल सेल्स, खास तौर पे यूट्रस में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, प्राइमरी एक्सचेंज ऑफ स्मूथ मसल्स पर्टिकुलरली इन यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और एंड इज आल्सो काजेस, और दूसरा ऑक्सीटोसिन का फंक्शन होता है कि मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन में भी मदद देते हैं। यहाँ पे ये बात आप लोगों ने नोट करनी है कि मिल्क इजेक्शन में मदद देते हैं, नॉट इन द मिल्क प्रोडक्शन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये सिर्फ मिल्क इजेक्शन में इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीटोसिन causes the milk ejection from mammary glands। अब जो अदर हार्मोन है अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम अभी तक हम दो हार्मोन डिस्कस कर चुके हैं, हाइपोथैलेमस, उसके बाद एक मास्टर ग्लैंड था पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी 3 लोब्स थी, एंटीरियर लोब, मीडियन लोब एंड पोस्टीरियर लोब। और तमाम हार्मोन जो है हर एक हार्मोन अपनी जगह पर काफ़ी अहमियत का हामिल है। हर किसी को आपने उसके फंक्शंस के लिहाज से माइंड में रखना है। अब दूसरा हार्मोन जो हम डिस्कस करेंगे वो है थायराइड ग्लैंड। अब थर्ड हार्मोन भी आप इसको कह सकते हो। मैमल्स के अंदर ये 2 लोब्स होती हैं, आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो, ये बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है, इसकी 2 लोब्स हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड्स हैं। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक लेरिंक्स होता है या जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, ये लेरिंक्स और वॉइस बॉक्स के बिल्कुल नीचे ये एग्जिस्ट करता है, 2 लोब्स की शक्ल में होता है।
और ये दो ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है, T3 एंड T4। T3 एंड T4 ये आयोडीन के नंबर की वजह से इनको दो हार्मोन्स को नाम दिया जाता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है T4 को, जिसके अंदर 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और दूसरा T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन। इन दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है सिवाय सिर्फ नंबर ऑफ आयोडीन के मॉलिक्यूल। T4 के अंदर 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं और T3 के अंदर 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं। उसके अलावा इन दोनों हार्मोन्स के अलावा एक और हार्मोन ये कैल्सिटोनिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। कैल्सिटोनिन जैसा कि नाम से पता चलता है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ह्यूमन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने में कैल्सिटोनिन हार्मोन इम्पोर्टेंट है। आगे चल के एक और हार्मोन को हम डिस्कस करेंगे, वो भी कैल्शियम लेवल को बॉडी में रेगुलेट करता है, जिसे हम कहते हैं पैराथार्मोन। अच्छा, ये थायराइड जो है ये इसके लिए इसको बॉडी से सिग्नल मिलता रहता है, ये तमाम लाइफ बॉडी में ये काम करता रहता है। थायराइड इज एक्टिव कंटिन्यूसली but produces higher level of secretion during periods of rapid growth and sexual maturation। थायराइड ग्लैंड जो है ये पूरी बॉडी में सारी जिंदगी काम करता है, लेकिन अर्ली एज में ये ज्यादा काम करता है जब इंसानी ग्रोथ हो रही होती है, सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रही होती है, और ये स्ट्रेस सिचुएशन में भी जब जिस्म के ऊपर ज्यादा तनाव हो, या खास तौर पे गर्मी में, सर्दी में, या जब बॉडी में भूख का एहसास हो रहा हो, तो तब थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा काम करते हैं। ये जो दोनों हार्मोन है, अगर हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये दोनों हार्मोन एक ही तरह से काम करते हैं, इन द सेम मैकेनिज्म। दे एक्ट ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि एक बुनियादी मेटाबॉलिज्म जो बॉडी के अंदर हीट पैदा करता है, जो कि बॉडी के अंदर एक खास टेम्परेचर को मेंटेन करता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लिहाजा दोनों हार्मोन बॉडी के अंदर एक मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं कि ये दोनों हार्मोन ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं और उसे हीट पैदा होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके अलावा T3 एंड T4 हार्मोन बॉडी के अंदर एक सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है, ये उसके साथ मिलकर बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, और ये साथ डायरेक्टली ब्रेन सेल्स पे काम करते हैं, ब्रेन सेल्स पे एक्ट करते हैं और उनको डिफरेंशिएट भी करते हैं। एक स्टडी में ये देखा गया कि एम्फीबियंस के ऊपर ये स्टडी की गई कि एम्फीबियंस के जो लार्वे होते हैं, आपको पता है जो फ्रॉग हैं उनके लार्वे वो फिश सेब होते हैं जिसको हम टेडपोल लार्वा कहते हैं, वो मेच्योर होके फ्रॉग में तब्दील हो जाते हैं। लिहाजा अच्छा खासा चेंज देखने में मिलता है कि किस तरह से ये विदाउट लिम्ब, जिसमें बाजू और टांगे भी नहीं होती, फिन्स होते हैं, एक लार्वा होता है, लार्वा जैसे एम्फीबियन में कन्वर्ट होता है। तो अगर इन लार्वे के ऊपर, लार्वे में से अगर ये थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाए, सर्जरी करके किसी कट करके उसका थायराइड ग्लैंड फेंक दिया जाए, तो उसमें T3 या T4 हार्मोन नहीं बनता, तो वो जो लार्वा है वो सारी जिंदगी टैडपोल लार्वा ही रहता है, वो कभी भी फ्रॉग में तब्दील नहीं होता। टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग डज नॉट मेटामॉर्फोज। मेटामॉर्फोज का मतलब है तब्दीली नहीं होती, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस उसमें नहीं होता, बल्कि उसका साइज बढ़ जाता है और वो बहुत बड़े साइज का लार्वा बन जाता है, लेकिन वो कभी भी उसमें बाजू और टांगे डिफ्रेंशिएट नहीं होती। ज़्यादा उसमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस नहीं होता। मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस का मतलब यही होता है कि जिसमें एक जानदार अपनी एक शक्ल तब्दील करके दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाता है। तो फ्रॉग में थायराइड ग्लैंड की गैर मौजूदगी में लार्वा मेटामॉर्फोस नहीं होता और लार्वा लार्वा ही रहता है। अच्छा, इंसानों के अंदर अगर इस हार्मोन की एक्सेस प्रोडक्शन हो जाए
तो इससे खास डिजीज डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज नाम बड़ा अजीब है कि कब्र की बीमारी, तो उसको खास नस्बों से इसका नाम दिया गया। आप देख सकते हैं कि इस पेशेंट को, इसको ग्रेव्स डिजीज है, तो इसकी आंखें कितनी खुली हुई हैं, बहुत बड़ी, जैसे ऐसे लगेगा जैसे किसी इंसान को डरा दिया जाए कि कब्र की अजाब से, कि कब्र में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, या कोई मुर्दा कब्र से उठा दिया जाए तो उसकी ऐसे आंखें आंखें फटी हुई होती हैं, खुली हुई होती हैं। तो इसी वजह से इसको ग्रेव्स डिजीज का नाम दिया गया है। कि इसमें देखिए आंखें बल्ज आउट हो गई हैं, ग्वाइटर डेवलप हुआ है, आंखें बाहर की तरफ आ गई हैं। एक्सएक्स प्रोडक्शन की वजह से इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे इंसान को हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर ये डिजीज ज़्यादा देर तक डिवेल्प रहे, और इसके नतीजे में बॉडी में ज़्यादा हार्मोन प्रोडक्शन होने के नतीजे में ग्रेव डिजीज में जो है एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन बनना शुरू हो जाती हैं, और थायराइड ग्लैंड एक्सेसिव काम करता है, बॉडी में एक्सेसिव प्रोटीन बनना शुरू हो जाती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, बॉडी के अंदर एक्सेसिव टेम्परेचर हाई रहने लगता है, जिसको हम हाइपोथर्मिया भी कह सकते हैं, कि उसके हाथ पांव जरूरत से ज्यादा ऐसे मरीज के गर्म रहने लग जाते हैं। लिहाजा इसका इलाज मुमकिन है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, लेकिन इसका रेगुलर इलाज यही है कि जो मार्केट से आयोडीनाइज साल्ट मिलता है, जिसे हम कहते हैं आयोडीन मिला नमक, आयोडीनाइज साल्ट, अगर इंसान रेगुलर आयोडीनाइज साल्ट लेते रहें तो उनकी बॉडी में आयोडीन की कमी नहीं वाक़या होती। लिहाजा ये गवर्नमेंट का असूल है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जितनी भी नमक बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं पाकिस्तान के अंदर, वो खुद से नमक के अंदर आयोडीन शामिल करती हैं, ताकि ये ग्रेव डिजीज है इसका जड़ से ही खात्मा हो सके और बच्चों की नशोनुमा भी अच्छी हो सके। अगर थायराइड ग्लैंड में कोई डेफिशिएंसी पैदा हो जाए या किसी खुराक में डेफिशिएंसी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड अपना काम नहीं करता, और थायराइड ग्लैंड के काम ना करने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। दूसरी इसमें अंदर जो डिजीज है, इफ कंजेनिटली डेफिशिएंट, अगर ये जेनेटिकली इसके अंदर कोई कमी हो जाए थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो थायरोक्सिन में कमी की वजह से छोटा कद पैदा रह जाएगा, जिसे हम क्रिएटिनिज्म कहते हैं। छोटा छोटा हाथ, छोटी सी हाइट रह जाएगी। जो बच्चा है वो नॉर्मली डेवलप नहीं करता, उसकी हाइट छोटी रह जाएगी, उसके सर के ऊपर बाल्स बहुत कम होंगे, उसकी स्किन जो है वो येलोविश होगी, स्केली स्किन होगी, और उसका दिमाग भी छोटा रह जाएगा, वो जहनी तौर पे कुल जहन का होगा। उसके अलावा इसमें सेक्सुअल मेच्योरिटी भी नहीं आएगी। और ये अर्ली एजेस में अगर डेफिशिएंसी हो, ये दो तरह के यहाँ पे केस डिस्कस किए गए हैं, अगर अर्ली एजेस में हो तो ये तमाम कंडीशन डेवलप होगी। अगर ये बाद वाली एजेस में हो जाए, अगर बच्चा बड़ा हो जाए या कोई इंसान कद काट में बड़ा हो जाए, डेफिशिएंसी लेटर इन लाइफ परहैप्स ड्यू टू आयोडीन शॉर्टेज, अगर आयोडीन की कमी हो जाए खुराक में, तो उसकी वजह से गले में एक ग्वाइटर डेवलप होता है, गला फूल जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं गला फूला हुआ होता है, and may lead to deposition of excess fat as a result of which weight is increased। और इसकी वजह से बॉडी का वेट इंक्रीज हो जाता है, जरूरत से ज्यादा बॉडी में फैट डेवलप होना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पफिनेस ऑफ हैंड्स एंड स्किन। और इसकी वजह से हाथ और पांव फूल जाते हैं, हाथ पांव मोटे हो जाते हैं, बॉडी में ओवरऑल बॉडी का वेट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है थायरोक्सिन की कमी की वजह से। और बॉडी के तमाम जो है मेंटल प्रोसेस भी रुक जाते हैं। उसके अलावा कैल्शियम आयन, हमने ये भी कहा था ना कि कैल्सिटोनिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन आयन की रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है, और ज़्यादा मिकदार में जो कैल्शियम है वो हाई कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। हाई कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर क्या करता है, ये कैल्सिटोनिन की हार्मोन को और ज्यादा स्टिमुलेट करता है, एंड लो लेवल कैल्शियम आयन सप्रेसेड इस मैन्युफैक्चरिंग। इसको थोड़ा ना मॉडिफाई करते हैं।
यहाँ पे हाँ कैल्सिटोनिन का फंक्शन अलग से थोड़ा डिस्कस कर दिया गया है कि कैल्सिटोनिन किस तरह से काम करता है कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की मिकदार ज़्यादा हो, अगर किसी इंसान ने ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम डाइट में ली हो, वो कैल्शियम कंटेनिंग फूड खाई हो उसने, तो ये हाई कैल्शियम जो है ये कैल्सिटोनिन को स्टिमुलेट करता है। और अगर ये लो लेवल हो बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन की, तो ये इसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। लिहाजा एक्सेस एंड डेफिशिएंसी, अगर कैल्सिटोनिन की बहुत ज़्यादा मिकदार हो जाए या इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो इनकी एक्सेस और डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी का जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है, स्केलेटन सिस्टम वीक हो सकता है, मसल्स कंट्रैक्शन मुतासिर होती है, ब्लड की केमिस्ट्री मुतासिर होती है। और ये एक और बात कैल्सिटोनिन है दैट इज एंटागोनिस्टिक टू पैराथार्मोन। जो पैराथार्मोन हार्मोन है इसका फंक्शन उसके ऑपोजिट है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। व्हाट इज पैराथायराइड ग्लैंड? जो हमने डिस्कस किया था ना थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के ऊपर आप डायग्राम में देख सकते हो, ये दो, इस डायग्राम में दो छोटे छोटे सर्कल बनाए हुए हैं थायराइड ग्लैंड के ऊपर। ये पैरा उसकी पोस्टीरियर लोब पर, पोस्टीरियर साइड पर थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पर ये दो छोटे छोटे डॉट शेप या बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम पैराथायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड क्या काम करते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड खास तौर पे एक हार्मोन पैदा करता है, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन जो है ये बॉडी के अंदर ये भी कैल्शियम को रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होता है। अगर बॉडी में लो लेवल कैल्शियम आयन का होगा तो पैराथार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जबकि अभी हमने पढ़ा अगर बॉडी में कैल्शियम आयन कम होगा तो कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन कम होगी, लेकिन पैराथार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों एक दूसरे के लिहाज से ऑपोजिट काम करते हैं। लो blood calcium level increases the production of पैराथार्मोन एंड डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन हार्मोन। दो हार्मोन है, कैल्सिटोनिन जो कि थायराइड ग्लैंड पैदा करता है, दूसरा हार्मोन है पैराथार्मोन जो कि पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। लिहाजा अगर ब्लड के अंदर लो कैल्शियम आयन है तो लो कैल्शियम आयन वो पैराथार्मोन की प्रोडक्शन को तेज करेगा और साथ साथ वो कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन को कम करेगा। जबकि हाई लेवल है, अगर बॉडी ब्लड में हाई लेवल होगा कैल्शियम आयन का, तो हाई लेवल पैराथार्मोन की प्रोडक्शन को कम करेगा और कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन को ज्यादा करेगा। अच्छा, अगर इसकी प्रोडक्शन कम हो जाए, अगर पैराथार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाए तो ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन फॉल कर जाता है, जिसकी वजह से मस्कुलर एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, मसल्स क्रैम्प होना शुरू हो जाता है, मसल्स को खुद पर फैलाने शुरू हो जाते हैं जिसको मस्कुलर टेटनिंग कहते हैं। अगर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, ओवर एक्टिविटी हो जाए, तो ओवर एक्टिविटी वुड लीड टू द प्रोग्रेसिव डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स। अगर बहुत ज़्यादा पैराथार्मोन प्रोड्यूस हो जाए तो बोन से कैल्शियम को निकालना शुरू कर देगा। बोन्स से जब कैल्शियम निकलना शुरू हो जाएगी तो बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिकट्स जैसी बीमारी पैदा होगी और बच्चों में बोन्स की शेप चेंज हो जाएगी। दोनों कंडीशंस बड़ी खतरनाक हो सकती हैं कि यानी कि अगर इसके प्रोडक्शन कम हो जाए या प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए पैराथार्मोन की। ज्यादा या ये आपने बात लेकिन बात माइंड में रखनी है कि दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। पैराथार्मोन बोन्स में से कैल्शियम को रिमूव करवाता है, जबकि कैल्सिटोनिन हार्मोन बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट करवाता है। दोनों का फंक्शन ऑपोजिट है, लेकिन चाहे दोनों का फंक्शन ऑपोजिट है, दोनों हार्मोन का पर्पस यही होता है कि बॉडी के अंदर और बोन्स के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, कैल्शियम को रेगुलेट करना, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, रेगुलेट करना बॉडी के अंदर और ब्लड के अंदर। अगर दोनों हार्मोन में से किसी एक का लेवल कम या ज्यादा हो जाए तो इनका लेवल कम या ज्यादा होने से बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की
आप कह लें कि प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें मसल्स इफेक्ट होंगे, बोन्स इफेक्ट होंगी, और सबसे पहले नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा, क्योंकि कैल्शियम आयन ब्रेन के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है, तो इंशाल्लाह ताला हम ग्लूकोज रेगुलेशन के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द टुडे लेक्चर?